Hello students, welcome you in Anjika classes. Students, in this video we are going to discuss some important one-liners of your history chapter, Nationalism in Europe. The rise of nationalism in Europe. Students, you know that your first term exams are going to be held on probably on 15th November, from 15th November most probably. ऐसा सुनने में आया है कि 15th नवंबर से आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं. सो प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम आपका पूरा का पूरा MCQ होने वाला है. तो बहुत ज़रूरी है कि वन लाइनर्स पे आपकी पकड़ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए. दैट्स वाई मैंने इस सीरीज़ को शुरू किया है. आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो पर डे. हर दिन मैं 10 से 15 से 20 क्वेश्चंस डालूंगी हिस्ट्री के उन चैप्टर से जो आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में आते हैं. हिस्ट्री के अलावा सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी के भी ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको आपका फीडबैक बेहतर मिलता है, मुझे लगता है कि यू रियली नीड इट, देन निश्चित रूप से मैं इन वीडियोस को कंटिन्यू करूंगी टिल योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इन वन लाइनर क्वेश्चंस को. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड नेपोलियन क्राउन हिमसेल्फ? आंसर इज 1804. नेपोलियन ने अपने आप को क्राउन कब किया? इसने अपने आप को क्राउन किया 1804 में. व्हेन डिड French Revolution started? Students, you know that French Revolution started in 1789. 1789 is the correct answer. The Civil Code of 1804. The Civil Code of 1804 is usually known as what? It is usually known as Napoleonic Code. Okay? और Civil Code of Napoleon के नाम से भी इसको जाना जाता है. You know that कि नेपोलियन ने 1804 में खुद को क्राउन कर लिया था और इसी समय इसने एक सिविल कोड जारी किया था जिसको हम नेपोलियनिक कोड कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज ज़ोल्वोराइन? ज़ोल्वोराइन वाज अ कस्टम यूनियन. ओके, इट वाज अ कस्टम यूनियन जो कि 1834 में बनाया गया था. कहाँ पे? प्रशिया में. ओके, तो मेरी कोशिश होगी कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपको रिलेटेड बताते चलूँ ताकि 15 की जगह आपके 20-25 क्वेश्चंस कवर होते जाएं. नेक्स्ट इज, in how many parts the European society was divided before 18th century? It was divided into two major parts, like one was the aristocracy and second was the peasantry. All right. Next question is, who played the most important role in the unification of Germany? जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया? यू नो दैट ऑटोवन बिस्मार्क वॉज द मेजर मैन ऑफ जर्मनी. इन्होंने जर्मनी की यूनिफिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया. ही फॉट 7 years वॉर. इन्होंने 7 साल तक वॉर किया. 3 वॉर किए इन्होंने, 3 लड़ाइयाँ की 7 साल तक. एंड फाइनली जर्मनी बिकेम यूनिफाइड इन 1871. Next question is, who hosted the Treaty of Vienna? The Treaty of Vienna was hosted by Duke Metternich. And Treaty of Vienna कभी हुआ था? ये हुआ था 1815 में. Okay, 1815 में after the Battle of Waterloo. And what was the major purpose of Treaty of Vienna? तो Treaty of Vienna का major purpose था क्या? नेपोलियन के सारे डिसीजंस को चेंज करना. ओके, टू चेंज द डिसीजंस ऑफ नेपोलियन एंड टू रीएस्टाब्लिश द मोनार्की सिस्टम इन फ्रांस एंड द सिस्टम्स ऑफ यूरोप. ओके, नेक्स्ट इज, व्हेन वाज फ्रांस डिक्लेयर्ड रिपब्लिक? इट वाज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक इन 1848. जब इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से फ्रांस में, पेरिस में रिवॉल्यूशन हुआ और इस रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस को
रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया और यहाँ की रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए थे। आपको याद होगा डिसीजन क्या लिए थे यहाँ की रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने, लाइक राइट टू वोट सब देने के लिए, और साथ में इन्होंने राइट टू वर्क भी दिया था सबको, एंड नेशनल वर्कशॉप को भी इस्टेब्लिश किया गया था ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके, क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज नोन एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन? विच कंट्री इज नोन एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन? स्टूडेंट्स, द आंसर इज ग्रीस। ओके, ग्रीस इज द कंट्री विच इज नोन एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ठीक है, ग्रीस के बारे में आप जानते होंगे, ग्रीस का इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था, और ये वॉर क्यों हुआ था? क्योंकि ग्रीस पे 15th सेंचुरी के समय से ही ऑटोमन एम्पायर का रूल था। ठीक है, बाद में जाकर के ग्रीस ने रोमांटिसिज्म के थ्रू, रोमांटिसिज्म की शुरुआत यहीं उससे होती है, वॉर विदाउट वेपन वाज इन ग्रीस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रीटी डिक्लेयर्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री? कौन सी ट्रीटी ने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया? इट वॉज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इट वॉज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड विच ईयर? इन 1832। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is also known as the hero of red shirts? Who is also known as the hero of red shirts? तो the hero of red shirts is गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी को कहा जाता है हीरो ऑफ रेड शर्ट। ये गैरिबाल्डी कौन थे? तो इन्होंने एक वॉलंटियर्स का ग्रुप ऑर्गेनाइज किया था और जिनके द्वारा इन्होंने साउदर्न इटली को फ्री कराया था। ठीक है, साउदर्न इटली को इन्होंने बोर्बन डायनेस्टी से, स्पेनिश बोर्बन डायनेस्टी से इन्होंने फ्री कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज्ड? व्हेन वाज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज्ड? द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज्ड इन 1848। हाँ, ये बात अलग है कि 1848 में ऑर्गेनाइज होने के बाद ये 1849 में ही इसको डिज़ोल्व करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा, और इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसका रीज़न क्या था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट वाज द एलेगोरी ऑफ जर्मनी? जर्मनी की एलेगोरी को क्या कहते थे? इट वाज जर्मेनिया। ओके, जर्मनी की एलेगोरी को कहते थे जर्मेनिया। द नेक्स्ट इज द नेशनल एंथम ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का नेशनल एंथम क्या है? इट इज गॉड सेव अवर noble king. God save our noble king. It was the national anthem of Britain. The next question is in which year the unification of Italy was completed? It was completed in 1860. Okay, you know that कि 1861 में यूनिफिकेशन जो था इटली का वो कंप्लीट हो गया था। आपको पता है कि इटली यूनिफिकेशन के पहले 3 मेजर पार्ट्स में बटा हुआ था, नॉर्दर्न, सदर्न एंड मिडिल। ओके, फाइनली नॉर्दर्न, सदर्न और मिडिल, ये तीनों का यूनिफिकेशन 1861 में जाके कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to the provisions of Treaty of Vienna, the control of northern Italy was given to Austria. It was given to Austria. The next question is in which year Greece gained independence? तो अभी मैंने आपको बताया Treaty of Constantinople हुआ था 1832 में, जिससे ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं है कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में इतने ही क्वेश्चन हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। छोटे छोटे वीडियोस करके मैं लाऊंगी ताकि आपको बहुत ज़्यादा समय भी इसमें नहीं देना पड़े। साथ ही साथ अगर मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है इस तरह के क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस के लिए,
तो अगर आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए. आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू विल ज्वाइन दैट एंड देन आफ्टर वी विल कंटिन्यू विद द क्विजेज. और ये क्विजेज आपके यूट्यूब चैनल पे भी आते रहेंगे, वहाँ पे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होगी. जैसे आप समझिए क्या होगा, यहाँ मैं आपको वन लाइनर बता रही हूँ, इन्हीं वन लाइनर्स को फिर वहाँ पे क्विज के रूप में सेट किया जाएगा, MCQ के रूप में सेट किया जाएगा और वहाँ पे जाके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करती हूँ. इफ़ यू नीड दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ then please mention it in comment section. Okay, I will wait for that. Okay, thank you.